डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में हार के बाद ममता का बड़ा सियासी ड्रामा। ममता का सीएम पद से इस्तीफे से इंकार। कहा, मेरे इस्तीफे का सवाल नहीं, हम चुनाव हारे नहीं, हराया गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की। बंगाल में 9 मई को होगा बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्ति। अमित शाह बंगाल पर्यवेक्षक और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक नियुक्त। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य सीएम पद की रेस में। गोरखपुर में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। 1.43 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर किया 18,000 रुपए प्रति माह। सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक सौंपा। अनोखे अंदाज में दिखे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सीएम साय ने सुशासन तिहार के तहत कबीरधाम जिले के ग्राम लोखान में निर्माणाधीन पंचायत भवन में किया श्रमदान। श्रमिकों के साथ श्रमदान पर ईंट जोड़ाई में बचाया हाथ। बिहार के गया पहुंचे वियतनाम के राष्ट्रपति। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सीएम सम्राट चौधरी, राज्यपाल और स्पीकर ने किया स्वागत। बोध गया में राष्ट्रपति टू लेम ने महाबोधि मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें चुनाव हराया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है। ममता ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से है। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव नहीं देखा। मैंने 2004 से इस तरह का अत्याचार नहीं देखा। चुनाव आयोग मुख्य विलेन है। एसआईआर से 90 लाख वोट हटाए गए। बीजेपी ने 100 सीटों की लूट की है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमें मिलकर हराया है। बीजेपी ने हर तरह का हथकंडा अपनाकर हमें हराया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट की है। ममता ने कहा कि पार्टी सदस्यों के साथ आगे की स्ट्रेटेजी पर चर्चा की जाएगी। मैं अब बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सड़कों पर लौटूंगी। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक मेरे साथ है। सोनिया गांधी ने मुझे फोन किया। राहुल, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक मेरे साथ है। कल अखिलेश यादव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक एकजुट है और मेरे साथ है। लोकतंत्र की हत्या हुई है जिस तरह से महाराष्ट्र, बिहार में लोकतंत्र की हत्या की गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि धांधली कर हमें हराया गया है। हम इस पर एक्शन ले रहे हैं। हमने 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन किया है। जिन जिन जगहों पर हमारे पार्टी दफ्तरों को कैप्चर किया गया है, यह टीम उन जगहों पर जाएगी। अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई। हम हारे नहीं है। बीजेपी ने यह जीत चोरी की है। मैंने केंद्रीय बलों को भी कभी इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি এডুকেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially, they may, through election commission, can defeat us. But morally, I am telling you that we won the election. पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर आयोजित किया जाएगा, लेकिन अभी सीएम के नाम पर सस्पेंस है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कोई बंगाली ही मुख्यमंत्री बनेगा।
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी दावा किया था कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री मांसाहारी होगा। ममता बनर्जी को दो बार हराने वाले शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के टॉप दावेदारों में से एक हैं। शुभेंदु अधिकारी के पास जमीनी पकड़ और मजबूत संगठित नेटवर्क है। 2021 में उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर जायंट किलर का तमगा हासिल किया था। हालांकि नारदा स्टिंग मामले में उनका नाम शामिल रहा, जो मुख्यमंत्री बनने की राह में उनके लिए रुकावट बन सकता है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी बड़े दावेदार हैं। 2021 में बीजेपी को मुख्य विपक्षी दल बनाने का श्रेय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को भी दिया जाता है। भले ही वे अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति में उनका प्रभाव आज भी कायम है। ऐसे में बंगाल सीएम की रेस में वो एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य को पार्टी में सबको साथ लेकर चलने वाले नेता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में बीजेपी उन्हें भी बंगाल की कमान सौंप सकती है। वहीं अगर बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने का मन बनाती है तो अग्रमित्रा पॉल और रूपा गांगुली का नाम सबसे आगे है। पेशे से फैशन डिजाइनर और अग्रमित्रा पॉल बीजेपी के एक बेबाक नेताओं में से एक है। उन्होंने इस चुनाव में अपनी आसनसोल दक्षिण सीट बरकरार रखी है। अगर बीजेपी राज्य में महिला सीएम चुनती है तो अग्रमित्रा उनकी पसंद हो सकती है। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद और सोनारपुर दक्षिण से विधायक रूपा गांगुली ने महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जमीनी स्तर पर भी काम किया है। उनकी पॉपुलैरिटी देखते ही बीजेपी उन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला। विष्णुदेव साय का छत्तीसगढ़ क्लब चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जहां कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली जीत वहां की जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में सुशासन की सरकार स्थापित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल की जनता ने विकास और राष्ट्रहित की राजनीति पर भरोसा जताया है और 45 वर्षों बाद यह ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने आगे कहा, असम में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो जो देश भर में पार्टी के बढ़ते जन समर्थन को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों और भाजपा को मिली बढ़त पर रांची स्थित पार्टी कार्यालय में जमकर आतिशबाजी हुई। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रबल नेतृत्व का हवाला देते हुए झारखंड के भविष्य पर भी बड़े दावे कर दिए। इस अवसर पर एपीएन की टीम ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर जश्न भरे माहौल का जायजा भी लिया। तो 5 राज्यों में चुनाव के रुझानों के बाद, अंतिम नतीजे आने के बाद झारखंड की राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर जो जश्न भरा माहौल देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं हजारों कार्यकर्ता से लेकर तमाम दिग्गज नेता, प्रदेश अध्यक्ष और विधायकगण यहाँ मौजूद है। जमकर आतिशबाजी का माहौल है। पुराने दिनों का याद है, जब चाय बेचा करते थे, उनके मन में आया और उस झाल मुड़ी की दुकान में जा करके झाल मुड़ी खरीद करके खाने का काम किया। पर मुझे लगता है कि वैसे ही गरीब, शोषित, वंचित परिवार के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्यार और स्नेह के साथ उनको मत, उनके नेतृत्व में विश्वास किया, भरोसा किया। और सभी लोगों ने, हर समाज, हर वर्ग के लोगों ने, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी लोगों ने पूरे प्यार के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को विश्वास किया, भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल को चाप में बटन दबा करके प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। और 1-2 दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त करेगी। सुना आपने किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जो है ये कहते नजर आए कि जिस तरीके से बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, असम में फिर से भाजपा की सरकार रिपीट होने जा रही है। ऐसे ही आगामी विधानसभा चुनाव में, झारखंड में जब चुनाव होगा तो भाजपा यहाँ पर सत्ता परिवर्तन कर अपने नाम का मुहर लगवाएगी, सत्ता में काबिज होगी, ये दावा है प्रदेश अध्यक्ष का। कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज़ से मैं रांची। नमस्कार।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद झारखंड की मुख्य सत्ताधारी पार्टी झामुमो द्वारा एक बड़ी प्रक्रिया सामने आई है, जिसके तहत असम और पश्चिम बंगाल को लेकर पार्टी ने केंद्र और भाजपा को घेरा है। दरअसल रांची स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए कहा कि असम में पहली बार झामुमो ने 17 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी का फुटप्रिंट असम में रजिस्टर हो गया है। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा असम के आदिवासियों के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम जारी रखेगा। इसी बीच सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बांग्लादेश बनाने के समय भी 2.5 लाख सेना को नहीं लगाया गया था, लेकिन बंगाल जीतने के लिए न सिर्फ 2.5 लाख से पारा मिलिट्री फोर्स को लगाया गया, बल्कि सभी बड़ी केंद्रीय एजेंसियों को भी लगा दिया गया। इसके अलावा झामुमो नेता ने भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि पहली बार इस देश में पश्चिम बंगाल में ऐसे वोटिंग कराई गई जिसमें सरकारी तौर पर सही मतदाताओं को भी वोट से वंचित कर दिया गया। इसके अलावा सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने अवैध तरीके से बंगाल में चुनाव करवाया और करीब 29 लाख वोटरों का मामला न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष पेंडिंग है। जो आज जुडिशियल ट्रिब्यूनल में आज लंबित है मामले, जिनका वोटर सत्यापित नहीं हुआ है, चुनाव आयोग का टैग लाइन है नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड। एक भी नागरिक का मत छूटे नहीं। घोषित तौर पर भारतीय चुनाव आयोग ने एक अवैध चुनाव करवाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव करवाया, वो वेस्ट बंगाल का चुनाव करवाया। ये संपूर्ण निर्वाचन अवैध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 मई 2026 को गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम 1.43 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 प्रतिमाह करने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। गोरखपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सीएम ने शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने सशक्त शिक्षक समृद्ध उत्तर प्रदेश के संकल्प के तहत शिक्षा मित्रों के योगदान की सराहना की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो नियम विरुद्ध था। वर्षों से आपकी मांग थी, लेकिन अपनी मांग को जो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आगे बढ़ती, उसको आप लोग टकरावट के साथ लेना चाहते थे। संवाद से समाधान की तरफ हमें जाना चाहिए। याद करिए, पिछली सरकारों ने गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो नियम विरुद्ध था। उसके लिए पहले कोई नियमावली बनानी चाहिए थी, प्रावधान नियुक्ति के पहले होना चाहिए था। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को पूरा किए बगैर मनमाने तरीके से उन्होंने जो कार्य किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बदले में सभी प्रकार के शिक्षा मित्रों की सेवाओं को भी समाप्त करने का आदेश दिया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत कबीरधाम जिले के ग्राम लोखान में निर्माणाधीन पंचायत भवन का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने श्रमिकों के साथ श्रमदान कर ईंट जुड़ाई में हाथ बटाया। निरीक्षण के दौरान विष्णुदेव साय श्रमिक बहनों के बीच बैठे वहां पहुंचे और रानी मिस्त्री के रूप में काम कर रही महिलाओं के साथ ईंट जुड़ाई की। इस दौरान एक श्रमिक बहन ने मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री से कहा, ईंट जुड़ाई अच्छे से करिए, मसाला बढ़िया से डालिए, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी सहजता से काम करते हुए सहयोग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का मतलब केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि जनता के साथ मिलकर उन्हें जमीन पर उतारना है। उन्होंने अधिकारियों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने, समय पर कार्य पूर्ण करने और श्रमिकों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
4 दिवसीय दौरे पर निकली अपना दल कमेरावादी की सिराथू विधायक पल्लवी पटेल झांसी के मऊरानीपुर पहुंची, जहां उन्होंने यूजीसी नियमों पर सवाल उठाए। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में यूजीसी नियमों को अपरिष्ट बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों को लेकर जो स्थिति बनी है उसमें सरकार का पक्ष भी मजबूत तरीके से नहीं रखा जा सका। यहां तक कि मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, लेकिन सरकार का वकील भी प्रभावी ढंग से डिफेंस नहीं कर पाया। पल्लवी पटेल ने कहा कि यूजीसी नियमों को लेकर जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिसके चलते लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए। पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। अपना दल कमेरावादी के तत्वाधान में बुंदेलखंड में 4 दिवसीय दौरा है और जिसके सापेक्ष बांदा ललितपुर करते हुए आज आपके बीच में जनपद झांसी में हम बैठे हैं। हमारा उद्देश्य है और पार्टी इस लाइन पे काम कर रही है कि इस देश में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026, जिसका उद्देश्य था तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में और विश्वविद्यालयों में जो शोषित वंचित समाज है, जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है या किसी भी वंचित वर्ग से आता है, उसके बच्चे जब पढ़ाई करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में जाते हैं तो जो एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई कि पिछले 1 दशक में 10 वर्षों में जातिगत शोषण और भेदभाव के आंकड़े 118% बढ़े हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार संसदीय समिति की संस्तुति के बाद यूजीसी ने एक समानता को बढ़ावा देने वाला विनियम 2026 इस देश को प्रस्तुत किया। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लेम विशेष विमान से गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे, जहां पूर्व से मौजूद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यपाल और स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रशासनिक विभाग के कई अधिकारी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद थे। इसके बाद वियतनाम के राष्ट्रपति सड़क मार्ग से बोध गया के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में विशेष रूप से पूजा अर्चना की, साथ ही पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। इसके बाद वे वियतनामी मठ के लिए भी रवाना हुए। देर संध्या वे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसे लेकर बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए, साथ ही कई सड़क मार्ग को डायवर्ट भी किया गया है। गया जी में और मां मंगला दायनी की धरती पर वियतनाम के माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है। हम सबों ने बहुत स्वागत किया है। इस मौके पर बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी जी, मुख्य सचिव श्री प्रत्याशी जी सहित आयुक्त प्रमंडल, आईजी, जिला पदाधिकारी, सभी अधिकारियों ने और उनका स्वागत किया है जाकर के, और उनका आगमन जो है महाबोधि मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं जाकर, और 2 घंटे के बाद उनकी वापसी जाकर के दिल्ली को है जाकर। हम निश्चित तौर पर मुझे प्रसन्नता हो रही है और इस ज्ञान की धरती, भगवान की धरती पर आए जाकर के हैं, उनका हमने बहुत स्वागत किया है जाकर के, उनको जो है काम हमने दिया। हरदोई में सदर सांसद और आबकारी राज्य मंत्री के बीच विकास कार्यों के श्रेय लेने की फिर से मची होड़। सदर विधायक और आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल द्वारा सड़क चौड़ीकरण के शिलान्यास को लेकर फिर से सदर सांसद जयप्रकाश रावत ने विरोध जताते हुए चेतावनी दे डाली। जयप्रकाश रावत पर पूर्व में सांसद रहने के दौरान क्षेत्र में न दिखने के आरोप लगते रहे हैं। अब पिछले 2 साल से सक्रिय होने पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल लखनऊ पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग 731 पर लखनऊ रोड से पहानी चुंगी तक 10.5 किलोमीटर सड़क का 77 करोड़ की लागत से 4 लेन चौड़ीकरण होना है, जिसका आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल करेंगे शिलान्यास। उस सड़क चौड़ीकरण के लिए जहां एक और आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने शासन से मंजूरी दिलाने का दावा किया, वहीं सदर सांसद जयप्रकाश ने इसे अपना प्रयास बताया। कल शाम से एक सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रही थी हरदोई में कि पिहानी चुंगी से और लखनऊ रोड तक का जो रोड है उसका शिलान्यास यहाँ के स्थानीय विधायक करने जा रहे हैं, और मुझे इस संबंध में ना तो प्रशासन द्वारा सूचित किया गया, ना विभाग द्वारा सूचित किया गया। और जैसा कि मैं समझता हूँ पूरा हरदोई जानता है कि इस पिहानी चुंगी से लेकर के लखनऊ रोड तक की जो सड़क है उसका चौड़ीकरण, बीच में डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट, उन सब के लिए मैं प्रयासरत रहा 2023 से।
पश्चिम एशिया में 18 दिन के सीज फायर के बाद तनाव फिर बढ़ गया है। यूएई में ईरानी ड्रोन अटैक, बहरीन में रेड अलर्ट और हॉर्मुज स्ट्रेट संकट ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरानी मीडिया ने सैन्य सूत्रों के हवाले से दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर सामान ले जा रही 2 नागरिक नौकाओं को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि ये IRGC की स्पीड बोट्स नहीं बल्कि आम मालवाहक नौकाएं थी, जिनमें सवार 5 नागरिकों की मौत हो गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने इन दावों पर चुप्पी साधते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए वाणिज्यिक जहाजों को निकालने का अभियान तेज कर दिया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक 2 अमेरिकी फ्लैग वाले जहाजों ने सफलतापूर्वक इस जलमार्ग को पार कर लिया है। अमेरिका ने ईरान के उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि उसने एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर हमला किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है। बहरीन ने आज रात नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को बताया कि एक ईरानी ड्रोन ने फुजैरा स्थित तेल सुविधा केंद्र में आग लगा दी। यह केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने वाला एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन हब है। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश सेना ने भी अमीरात तट के पास एक मालवाहक जहाज में आग लगने की जानकारी दी। इन हमलों के बाद ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में 6% का भारी उछाल आया। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन हमलों में हाथ होने से इनकार करते हुए कहा कि अमेरिका और यूएई को इस दलदल में वापस आने से बचना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।